Hello class 12 students. Last time we have completed utility analysis of economics. In this video we will look for the third chapter. The name of the chapter is demand analysis. Now what is demand analysis students? Demand analysis का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में डिमांड राइज हो रहे हैं या डिक्लाइन हो रहे हैं उसके ऊपर एक क्लोजली ऑब्जर्वेशन सेम लाइक यूटिलिटी में क्या हुआ था, हमने देखा था भी किसी भी कमोडिटी का परचेजिंग लोग कब करना चाहेंगे, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को, यानी वो कितना यूज़फुल है अलग अलग कंज्यूमर के लिए। तो इस चैप्टर में वी विल सी कि डिमांड किस तरह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगेन इट विल बी रिलेटेड टू समवॉट यूटिलिटी, क्योंकि यूटिलिटी किससे आता है, कमोडिटी, और कमोडिटी का डिमांड होता है। और हमने ये भी देखा था कि यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ एनी डिमांड, यानी जो यूटिलिटी है वो बेस है किसी भी डिमांड का। बट यूटिलिटी cannot function on its own. That is why we will look a closer picture for the demand. So let's start the demand analysis students. So in this chapter, first introduction, what they are saying, utility is the basis of demand, जो भी मैंने आपको बताया, यानी यूटिलिटी एक डिज़ायर क्रिएट करता है, एक नीड्स को बताता है जो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग नीड्स होते हैं अलग अलग कमोडिटीज़ में। सो यहाँ पे पूरा फोकस होगा कि कैसे मार्केट में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को देख रहे हैं। डिमांड एनालिसिस में क्या देखोगे आप, ऑब्वियसली ये देखोगे ना, डिमांड जो कम या ज़्यादा हो रहा है वो किससे पता चल रहा है, कंज्यूमर के बिहेवियर से। अगर मीनिंग की बात करें तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिमांड? डिमांड मीन्स अ डिज़ायर, ऑब्वियसली डिज़ायर इज़ टू हैव समथिंग। सो डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, यानी कि डिमांड क्या है, एक डिज़ायर का ही पार्ट है। डिज़ायर मतलब हमको बहुत सी चीज़ों का डिज़ायर होता है, वो चाहे किसी लग्जरी चीज़ों को लेकर हो, रिच बनना हो, राइट। सो अगर हमारे अंदर डिज़ायर है, एग्जाम्पल अगर हमारे अंदर डिज़ायर है कोई टेलीविज़न हमें परचेज़ करना है, लेकिन परचेजिंग पावर हमारा नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिज़ायर बन के रह जाएगा, वो डिमांड कंसिडर नहीं होगा। इस डिफरेंस को आपको समझना है स्टूडेंट्स, डिमांड और डिज़ायर को। डिज़ायर हमको बहुत सी चीज़ों का होती है, लेकिन वो डिमांड में चेंज करने के लिए हमारा परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू पे होना चाहिए। सो अगर फॉर्मूला एक स्ट्रक्चर में देखो तो डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। अगर ये तीनों चीज़ है तो उसको हम डिमांड कह सकते हैं। यानी मुझे डिज़ायर है एक टेलीविज़न सेट खरीदने का और मैं उसे परचेस करना भी चाहता हूँ, मेरे अंदर विलिंगनेस, इच्छा है, और मेरी एबिलिटी भी है पे करने की। ओके, अगर डिमांड के डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। यानी डिमांड के डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहता है, किसी भी चीज़ का डिमांड जिसके लिए हमने एक प्राइस पे किया उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेने के लिए, वही डिमांड हुआ ना। डिमांड को भी अब स्ट्रक्चर की तरफ फिर चलो स्टूडेंट। स्ट्रक्चर में क्या था, डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे था, इसके लिए परचेस किया तो चेंज हो गया डिमांड में। ठीक है, डिमांड के और भी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली रिलेटेड टू डिफरेंट गुड्स। नेक्स्ट, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। ऑब्वियसली डिमांड मैंने पर्टिकुलर टाइम पे किसी गुड्स के लिए किया, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस था उस वक्त, वो फिक्स हुआ और मैंने चीज़ें ली। जैसे अम्ब्रेला से और टाइम्स पे आप लेने जाओगे तो मे बी काफ़ी सस्ता मिल जाए, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब प्रॉपर टाइम चल रहा है अम्ब्रेला यूज़ करने का, डिमांड बढ़ चुका है, तो प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, डिमांड स्केड्यूल। ना व्हाट इज़ डिमांड स्केड्यूल? जैसे लास्ट चैप्टर में भी हम लोग ने देखा था, इकोनॉमिक्स में हर बार आपको टेबल मिलता है, डायग्राम्स, चार्ट्स मिलेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन को हम क्लोजली समझ सकें। तो ठीक उसी तरह डिमांड स्केड्यूल में एक टेबुलर फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का एक टेबल दिया है, फिर उसके बाद में उसी टेबल से रिलेटेड एक डायग्राम्स, मैप्स, ग्राफ्स भी होंगे। ठीक है, तो पहले टेबल को देखते हैं। टेबल में दो तरह का टेबल बताया है, एक है डिमांड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब ये दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है,
टेबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी का और क्वांटिटी कितना डिमांड किया हमने पर्टिकुलर कमोडिटी का उसका। बस फ़र्क क्या है, एक तरफ इंडिविजुअल पे हमने फोकस किया, यानी इंडिविजुअल ने कितना प्राइस पे किया, कितने क्वांटिटीज उसने डिमांड किया। दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूँ मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो वहाँ पर मोर देन वन इंडिविजुअल या फिर मोर देन वन कंज्यूमर, यानी पर्टिकुलर जब एक कंज्यूमर के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में, तो इट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मोर देन वन इंडिविजुअल और कंज्यूमर, देन इट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो लेट्स टेक अ लुक ऑन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल टेबल 3.1 में ध्यान से आपको देखना है। फर्स्ट कॉलम है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स यानी कोई भी गुड्स हो सकता है, उसके प्राइजेस बताए हैं। और नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन किलोस या फिर केजीस, किलोग्राम। सो प्राइस भी दिया है और साथ ही साथ कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी एक इंडिविजुअल ने डिमांड किया उससे भी बताया। देखो ये मेन है, आपको समझना है, काफ़ी इजी है। पूरा चैप्टर डिमांड एनालिसिस पे ये सब चीज़ों को बताएगा। सो स्टूडेंट्स, जब कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज़ था तो उसका डिमांड कितना था मार्केट में, एक इंडिविजुअल ने उसका डिमांड कितना किया, सिर्फ 1 किलो, क्योंकि 10 रुपये कीमत थी। लेकिन जब उसी कमोडिटी का प्राइस 8 रुपीज़ हुआ तो कंज्यूमर यानी जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसने कितना केजी ले लिया, 2 केजी। जब 6 रुपीज़ हुआ 3 केजी, जब 4 रुपीज़ हुआ 4 केजी, जब 2 रुपीज़ हो गया तो उसने सीधा 5 केजी परचेस किया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका होगा इस टेबल से ही। टेबल क्लियरली बता रहा है जब प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी डिमांड सबसे कम था, यानी 10 रुपीज़ 1 केजी डिमांडेड। जैसे 2 रुपया कम हुआ 8 रुपीज़ 2 किलो डिमांड हो गया, 6 रुपये पे 3 किलो डिमांड हो गया, 4 रुपीज़ पे 4 किलो हो गया, 2 रुपीज़ पे 5 किलो। दिस इज़ व्हाट डिमांड एनालिसिस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस, कि कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है अलग अलग प्राइजेस पे। सेम इसी तरह हम भी बिहेव करते हैं ऑब्वियसली। जब सबसे कम प्राइस होता है तो हम चीज़ों को ज़्यादा परचेस करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी परचेज बाय इंडिविजुअल एट वेरियस प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे क्वांटिटी भी शिफ्ट होता चला गया। और यही एक इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इन्वर्स रिलेशन यानी अपोजिट भी बोल सकते हो, यानी अगर इससे मैं एक ग्राफ के थ्रू बताऊँ तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड फॉल हो रहा है, और प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इन्वर्स रिलेशन। ओके, आफ्टर दैट अब आता है नेक्स्ट, इसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो एक टेबुलर फॉर्म में था, अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, एक कर्व के थ्रू। सेम एक्सप्लेनेशन है, बस ये शिफ्ट हो गया है टेबुलर फॉर्म से एक डिमांड कर्व की तरफ। सो लेट्स सी दिस कर्व अगेन, सेम चीज़, एक्स एक्सिस में क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इन किलोस, एंड वाई एक्सिस में प्राइस। सेम चीज़ें हो रही है। प्राइस अगर आप देखोगे सबसे टॉप वाई एक्सिस पे अगर आप देखो 10 रुपीज़ था, और अगेन एक्स एक्सिस पे आओ, जब 10 रुपीज़ प्राइस था क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, 1 केजी। 8 रुपीज़ पे 2 केजी, 6 रुपीज़ पे 3 केजी, 4 रुपीज़ पे 4 केजी, 2 रुपीज़ पे 5 केजी। तो इसी टेबल को मैंने आपको ग्राफ में बताया। ग्राफ में इसके लिए चीज़ें क्या हो रही है, अगर आप जो डी दिया है ना ग्राफ, जिसको हमने क्या नाम दिया डी को, डिमांड कर्व, यानी यहाँ पर क्या बता रहा है, द डिमांड कर्व डी स्लोप्स downwards from left to right, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded। यानी प्राइस को अगर मैं देखूँ एक्स एक्सिस पे जो, और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 0 से ऊपर 2 रुपीज़, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो डिमांड फॉल होगा, और वाइस वर्सा करोगे तो डिमांड इंक्रीज होगा। डैट इज़ वाई प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, डिमांड ज़्यादा प्राइस कम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब सेम इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, एक से ज़्यादा कंज्यूमर का परचेजिंग पैटर्न as per the price of that commodity।
तो देखते हैं इसे भी। टेबल 3.2 प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फ्रॉम 10 to 2। अब यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल में 3 कंज्यूमर को लिया है इस कॉन्सेप्ट डिमांड एनालिसिस को समझने के लिए। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। और लास्ट कॉलम में आप देखोगे मार्केट डिमांड में हमने क्या किया है, तीनों कंज्यूमर का क्वांटिटी ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल ना समझने की बजाय पूरे मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेम चीज़ें हो रही है, कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस नहीं है। कंज्यूमर ए बी सी ने क्या क्या अलग अलग क्वांटिटी खरीदा उसे जानते हैं। जब 10 रुपीज़ था एक कमोडिटी के प्राइस, कंज्यूमर ए ने 5 kg लिया, बी ने 10, सी ने 15, तीनों को ऐड किए, क्या आंसर मिला, 15 + 10 25, 25 + 5 30। यानी ओवरऑल मार्केट डिमांड 10 रुपये पे कितना केजी निकला, कितना केजी डिमांड हुआ, 30 किलो। सारे का सारी मार्केट डिमांड को बढ़ाकर, यानी एक से ज़्यादा कंज्यूमर, ओवरऑल मार्केट कॉन्सेप्ट। 8 रुपीज़ पर मार्केट डिमांड कितना हो गया, कितना क्वांटिटी डिमांड में आ गया, 45 किलो। देखो 10 रुपीज़ पे 30 kg परचेज हुआ था, जब 8 रुपीज़ हो गया, कम हो गया, तो 45 किलो क्वांटिटी कंज्यूम कर लिया कंज्यूमर ने, सारे मार्केट ओवरऑल मार्केट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। 6 रुपीज़ पे 60, 4 रुपीज़ पे ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड 75, और जब सबसे कम प्राइस हुआ यानी 2 रुपीज़, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड कितना हो गया, 90। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड कर्व देखते हैं, सेम लाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व था, यानी ये जो मार्केट डिमांड टेबल है इसको भी हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में सेम चीज़ें बताई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी डिमांडेड इन किलोस और वाई एक्सिस में है प्राइजेस। अगेन सेम चीज़, जब 10 रुपीज़ था क्वांटिटी डिमांड सारे कंज्यूमर का मिला के 20 था, 8 रुपीज़ पे 40, 6 रुपीज़ पे 60, 4 रुपीज़ पे 80 एंड सबसे लोएस्ट प्राइस यानी 2 रुपीज़ पे 100। अगेन मार्केट डिमांड कर्व भी स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को रीड भी करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है। सो बेसिकली फिगर 3.3, x axis represent market demand, y axis represent price of commodity. Market demand curve, that is DD, slopes downwards from left to right, indicating an inverse relation between price and market demand. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजंस फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आर एज फॉलोस। यानी हमने जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व में देखा है, स्लोप इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, उसके पीछे एक जस्टिफाइंग कुछ रीजंस है, वैलिड रीजंस है। क्या रीज़न है, लेट्स सी। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉइंट आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर में काफ़ी मैंने इस पे एम्फोसाइज किया था, डीएमयू टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। यानी क्या कहा गया है इस यहाँ पर कि जैसे जैसे कंज्यूमर ट्रेंड्स टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स एंड वाइस वर्सा। सेम चीज़, कंज्यूमर जैसे जैसे प्राइस फॉल होता है अपने क्वांटिटी के परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिक्रीज़ करता है। तो पहला जस्टिफाइंग आंसर था जो हमारे लॉ ऑफ डीएमयू में ऑलरेडी दिया है। सेकंड आता है इनकम इफेक्ट। ऑब्वियसली इनकम का भी बहुत बड़ा रोल है ना हमारे परचेजिंग पर। यानी हमें कोई नॉर्मल गुड्स खरीदना है, उसका प्राइस फॉल होता है, हमारा परचेजिंग पावर, कंज्यूमर का पावर इंक्रीज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा लेने का। लेकिन अब ये डिपेंड करता है हमारे रियल इनकम पे भी। अगर इनकम कम है तो ऑब्वियसली फिर भी हमारा परचेजिंग पावर कम रहेगा। थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी डिपेंड करता है कि क्या गुड्स का डिमांड बढ़ेगा या फिर कम होगा। जैसे किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, टी एंड कॉफ़ी भी बोल सकते हो, यानी वो गुड जो एक गुड्स को रिप्लेस कर सकता है, जैसे अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फ़ोन्स। यानी यहाँ पर अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट को बाय करेंगे जिसका प्राइस कम है। दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी का प्राइस बढ़ गया, हम कॉफ़ी पे शिफ्ट हुए, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, टी पे शिफ्ट हुए। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ आता है मल्टीपर्पज़ यूजेस। हम ये भी देखते हैं कौन सा कम्युनिटी हमारे कितने सारे ज़रूरतों को पूरी
कर सकता है। सो इट्स डिमांड विल राइज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विद अ राइज इन इट्स प्राइस। देखिए सेम पॉइंट, हम साथ साथ प्राइस तो देखेंगे ही ना। डिमांड कैसे राइज होगा, प्राइस फॉल होगा। डिमांड कैसे फॉल होगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा यानी राइज हो जाएगा। नेक्स्ट जस्टिफाइंग पॉइंट इज न्यू कंज्यूमर्स। When the price of any commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity. Thus, total demand for commodity increases with the fall in price. यानी किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो बहुत सारे नए कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं जिनके लिए अभी अफोर्डेबल हो जाता है उस कमोडिटी को परचेज करने में। सो डैट इज़ वाई टोटल डिमांड किसी भी कमोडिटी का इंक्रीजेज व्हेन इट प्राइस फॉल। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी लगा होगा। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। अब देखो डिमांड के भी काफ़ी टाइप्स है। यहाँ पर इस बुक में अगर आप देखेंगे आपके चैप्टर में टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड बताया है। कौन से 5 टाइप्स है? डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री को जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं, फोर्थ कंपोजिट डिमांड एंड फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड में क्या बताया है? इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। Thus, it is the demand for consumer goods, for example, demand for cloth, sugar, etc. यानी डायरेक्ट डिमांड कौन सा डिमांड है? जो कंज्यूमर ने किया है अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे एग्जांपल में बोला है क्लोथ और शुगर है, उसका डायरेक्ट डिमांड है, राइट। क्लोथ डायरेक्टली हो कंज्यूमर मंगा रहा है उसे वेयर करने के लिए, शुगर मंगा रहा है कंज्यूम करने के लिए। शुगर को आगे चल के मॉडिफाई थोड़ी ना होना है, नहीं होना है। तो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर मंगाता है, परचेस करता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरा आता है इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज़ अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। ध्यान देना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच के डिफरेंस को। इनडायरेक्ट डिमांड के बारे में क्या बताया है? वो गुड्स का डिमांड है जो आगे और भी ज़्यादा मॉडिफाई होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है शुगर फैक्ट्री के बारे में। शुगर फैक्ट्री में ऑब्वियसली क्या बन रहा है? शुगर। शुगर बनाने के लिए भी डिमांड है। किसका डिमांड है? वर्कर्स का डिमांड है। ये भी एक तरह का डिमांड है ना, लेकिन एक ऐसा डिमांड है इनडायरेक्ट। यहाँ वर्कर्स को हम क्यों मंगा रहे हैं? वर्कर्स का डिमांड क्यों हो रहा है शुगर फैक्ट्री में? शुगर के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जब वो शुगर बन के कंज्यूमर के पास जा रहा है तो शुगर कौन सा डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड। सो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, डायरेक्ट डिमांड जो डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा। इनडायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जो कोई भी कमोडिटीज़ को अभी आगे और प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंप्लीट होना बाकी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बन जाएगा डायरेक्ट डिमांड। ठीक है। थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। दोनों का मतलब इज द सेम। अब इस पॉइंट पे नोटिस करो स्टूडेंट्स क्या दिया है। When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint or complementary demand। यानी यहाँ पे कंज्यूमर ने 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स का डिमांड किया है अपने सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए इसे बोला गया है जॉइंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इसका एग्जाम्पल काफ़ी इजी दिया है, कार एंड फ्यूल। ऑब्वियसली कार अगर आपने परचेस किया है तो कार को क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। फ्यूल आप परचेस कब करोगे? जब आपके पास कार है। तो एक कैसा डिमांड है? जॉइंट डिमांड। ये डिमांड साथ में होना ही होना है, ये सेपरेट हो ही नहीं सकता। और एक कंज्यूमर के सिंगल वांट को ही सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में क्या बोला है? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस such as light, fan, washing machine, etc. ये तो आई थिंक ये पॉइंट जो भी मैंने रीड किया आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी मैं आपको रिपीट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी है इजी। यानी कंपोजिट डिमांड कौन सा डिमांड है?
जो कमोडिटी हमारे बहुत सारे कंजम्पशंस को, सेटिस्फैक्शन को एक साथ पूरा करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ का खाली सिर्फ आप एक चीज़ के लिए करते हो क्या, लाइट ऑन करने के लिए नहीं, लाइट के लिए भी हो रहा है, फ़ैन भी यूज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप टीवी भी देख पा रहे हैं, राइट, वॉशिंग मशीन यूज़ कर पा रहे हैं। सो सेवरल डिमांड को एक साथ पूरा करता है कंपोजिट डिमांड। फिफ्थ वन, competitive demand. It is demand for those goods which are substitute for each other, for example tea or coffee, sugar और jaggery. So जैसे एक सब्सटीट्यूशन हमने देखा था इसके पहले वाले पॉइंट में, सब्सटीट्यूशन में वैसे कुछ एग्जाम्पल तो दिया नहीं था लेकिन मैंने आपको बताया था टी कॉफ़ी, दैट सेम कैन बी अप्लाइड इन कॉम्पिटिटिव डिमांड। अब कॉम्पिटिटिव डिमांड क्यों बोला इसको, क्योंकि जो कमोडिटी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है तो ऑब्वियसली वो मार्केट में एक दूसरे से compete कर रहे हैं, कभी उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, कभी इस प्रोडक्ट का। इसके लिए टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी, ये सब आपस में कॉम्पिटिटर है, डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। पहले इतने टॉपिक्स को आपको आराम से देखना है, फॉरवर्ड करो, वीडियो को रिवाइंड करो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो। देन इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और बाकी के जो हमारे टॉपिक्स कवर होने हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ कंटिन्यू विथ योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच। हेलो क्लास।